सुपर अजय अमर डॉक्टर एपिसोड 4 दुश्मन मुठभेड़। संपादक A+ स्टूडियो। सर्वोच्च ताओ शास्त्र में कहा गया है कि संसार में आध्यात्मिक ची है। तथाकथित साधना का अर्थ था श्वास तकनीकों का उपयोग करके आध्यात्मिक ची को शरीर में अवशोषित करना और उसे परिवर्तित करना। जो लोग अभी तक ताओ को नहीं समझ पाए थे, वे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ची को नहीं समझ पाए। भले ही उनके पास साधना पद्धति हो, वे उसे विकसित नहीं कर पाए। सू चेंगेयू पालथी मारकर बैठ गया और अपने मन को एकाग्र किया। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक पतली आध्यात्मिक ची घूम रही है। यह आध्यात्मिक ची रंग बिरंगी थी। उसने ध्यान से गिनती की और कुल 49 रंग देखे। उसने अचानक अविश्वास से अपनी आंखें खोलीं। मैं वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। वीडियो में सू बेमिंग ने कहा कि जो लोग दाव में प्रवेश करते हैं, वे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को महसूस कर सकते हैं। औसत योग्यता वाले लोग केवल एक रंग की आध्यात्मिक क्यूई को ही महसूस कर सकते हैं। उत्कृष्ट योग्यता वाले लोग त्रिरंग की आध्यात्मिक क्यूई को महसूस कर सकते हैं। अधिकांश लोग जो अभी साधना जगत में प्रवेश कर रहे थे, केवल एक रंग की आध्यात्मिक ची ही अनुभव कर सकते थे। जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती गई, ये धीरे धीरे बढ़ती गई। जो लोग 7 रंगों से अधिक आध्यात्मिक क्यूई का अनुभव कर सकते थे, उन्हें साधना प्रतिभावान माना जाता था और उनका भरपूर पोषण किया जाता था। जो लोग 14 रंगों से अधिक आध्यात्मिक क्यूई का अनुभव कर सकते थे, वे ऐसी प्रतिभाएं थीं जो 100 वर्षों में शायद ही कभी देखी जाती थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई का रंग जिसे साधक महसूस कर सकते थे, उतनी ही आध्यात्मिक क्यूई वे ग्रहण कर सकते थे। संक्षेप में, सू चेंगेयू जितनी आध्यात्मिक ची ग्रहण कर सकता था, वह किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में 3 गुना ज्यादा थी। वह जितनी ज्यादा आध्यात्मिक ची ग्रहण कर सकता था, उसकी साधना की गति उतनी ही तेज होती थी। यह एक साधक की प्रतिभा थी। यह एक जन्मजात प्रतिभा थी। सू चेंगेयू की योग्यता स्वर्ग द्वारा आशीर्वादित प्रतिभा की तरह थी। साधना मूलतः एक शिवालय की तरह थी। जितना ऊंचा जाता, उतना ही कठिन और दुर्लभ होता जाता। एक बार जब किसी को सू चेंगेयू की प्रतिभा के बारे में पता चल जाता, तो उसके केवल 2 ही परिणाम होते। या तो उन्हें उन एकांत साधना करने वाले पूर्वजों द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में छीन लिया जाता या सीधे मार दिया जाता। ये प्रतिभा अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण थी। सू चेंगेयू एक चतुर व्यक्ति था और अच्छी तरह जानता था कि एक साधारण व्यक्ति का धन उसका अपना विनाश है। वह अपनी अत्यंत प्रभावशाली साधना प्रतिभा के बारे में दूसरों को कतई नहीं बता सकता था, अन्यथा उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती। उसने जल्दी से अपने मन को संयमित किया और ताओ शास्त्र में वर्णित श्वास तकनीक के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ची को अवशोषित करना शुरू कर दिया। रंगीन आध्यात्मिक ची सू चेंगेयू के शरीर में उमड़ पड़ी और 36 छोटे चक्रों से होकर उसके दांतियान में एकत्रित हुई। अगर दूसरे लोग सू चेंगेयू की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ची को अवशोषित करने की गति देखते, तो वे ईर्ष्या से रोने लगते। जो लोग अभी साधना जगत में प्रवेश कर रहे थे, वे ज्यादा आध्यात्मिक ची अवशोषित नहीं कर पाते थे और उन्हें उसे थोड़ा थोड़ा करके संचित करना पड़ता था। इसकी तुलना में उसे एक ब्लैक होल माना जा सकता है। सू चेंगेयू अपनी श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहा था, सांस ले रहा था और आध्यात्मिक क्यूई को संघनित कर रहा था। वह तभी रुकता था जब उसे भूख लगती थी। सू चेंगेयू खड़ा हुआ और कांपती हुई सांस छोड़ी। उसने अपने शरीर को खींचा और पेट में दर्द महसूस किया। वह जल्दी से बाथरूम में गया और बदबूदार और काला मल त्याग दिया। खींचने के बाद पिटाई का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था। पिछली रात आंटी जू के साथ कुश्ती की थकान भी गायब हो गई थी। वह जोश और ताकत से भरा हुआ था। उसके डेंटियन में मूंगफली के आकार की क्यूई की एक गांठ थी। ये क्यूई शोधन क्षेत्र का प्रतीक था। साधना का प्रथम क्षेत्र क्यूई शोधन क्षेत्र था। क्यूई शोधन क्षेत्र में 9 स्तर थे। 9 स्तरों को पार करने के बाद
व्यक्ति साधना के दूसरे क्षेत्र, आधार स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करता था। क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर के हर स्तर में एक अलग बदलाव था। हर स्तर एक इमारत पर चढ़ने जैसा था। हालांकि यह कठिन था, फिर भी रास्ते में अलग अलग दृश्य देखने को मिलते थे। दादाजी सही कह रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई अब बहुत कमजोर हो गई है। हालांकि मैं प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली हूँ। फिर भी मैं संसाधनों के बिना साधना नहीं कर सकता। मेरी साधना की गति बहुत धीमी है। सू चेंगयू इस परिणाम से बहुत असंतुष्ट था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने की उनकी गति बहुत तेज थी, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई की कुल मात्रा ज्यादा नहीं थी। साधना के इस आधे दिन में होटल के 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक क्यूई को उन्होंने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। आधे दिन पहले सू चेंगयू को लगा कि हांग जेंटिंग जैसी शख्सियत उससे बहुत दूर है और बहुत ऊंची और शक्तिशाली है। अब वह आत्मविश्वास से भर गया था। हांग जेंटिंग चाहे कितना भी अच्छा करे, वह फिर भी एक नश्वर ही था। साधकों के सामने वह कुछ भी नहीं था और उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता था। चाची जू, मुझे थोड़ा समय दो। जल्द ही मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं आपका आदमी बनने के लायक हूँ। शू नानजी ही सू चेंगयू की साधना की प्रेरणा थी। एक रात की वासना के बाद वह पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ गया। होटल के आसपास की आध्यात्मिक ची गायब हो चुकी थी। सू चेंगयू को साधना के लिए सघन आध्यात्मिक ची वाली जगह की जरूरत थी। खाना खाने के बाद वह होटल से बाहर निकला। आंटी जू के दिए पैसे लेकर उसने कुछ कपड़े खरीदे। उसने काले स्पोर्ट्सवियर पहने और खुद को काफी ऊर्जावान महसूस किया। सू चेंगयू साधना जारी रखने के लिए जेड लेक पार्क जाने की तैयारी कर रहा था। जेड लेक पार्क के आसपास की हवा और वातावरण बहुत अच्छा था, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई स्वाभाविक रूप से बहुत समृद्ध थी। जेड लेक पार्क उस जिले के पास था जहां जियांग युयान रहता था। पहले वे अक्सर टहलने आते थे। उस समय उसने अपना भेष बहुत अच्छा रखा था और सू चेंगयू उसे सचमुच अपनी साथी की तरह मानता था जो साथ साथ बूढ़ा होने वाला था। शाम को जेड लेक पार्क में पहले से ही काफी लोग जमा हो चुके थे। सू चेंगयू ने अपनी आंखें बंद की और यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई का अनुभव किया। ये वास्तव में होटल के पास की तुलना में कहीं अधिक सघन था। उसने एक शांत जगह ढूंढने और तुरंत अपनी क्यूई को परिष्कृत करने की योजना बनाई। सू चेंगयू, तुम यहाँ क्यों हो? एक संकरी सड़क पर दुश्मनों का मिलना तय था। सू चेंगयू की मुलाकात जियांग युयान और चेन जुन नामक व्यभिचारी जोड़े से हुई। चेन जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू चेंगयू अभी भी जिंदा होगा। उसने साफ तौर पर कल रात उसे मारने के लिए लोगों को भेजा था। तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? मैंने कल रात ही अपनी बात साफ कर दी थी। तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बेशर्मी से मेरे पास आए? सू चेंगयू इस व्यभिचारी जोड़े पर ध्यान नहीं दे सका। वह मुड़ा और चला गया। वहीं रुक जाओ। जियांग युयान ने उसका पीछा किया और सू चेंगयू को रोक लिया। उसने अहंकार से कहा, कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो हमारे तलाक की पुष्टि कर देगा। अगर तुमने दोबारा आने की हिम्मत नहीं की तो मैं किसी को तुम्हारे दादाजी की कब्र खोदने और उस बूढ़े की राख निकालकर सीवा में डालने के लिए भेज दूंगी। जेत या चेंगरा ने रात मना तो तरन कोबियत दो गया। जब सू चेंगयू ने ये सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। अगर तुमने मेरे दादा की कब्र को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कैसे? तुम कैसे बोल सकते हो? जियांग युयान भी हैरान था। आखिरकार सू चेंगयू 20 साल से गूंगा था। किसी को नहीं लगता था कि वह अब भी बोल सकता है। तो क्या हुआ अगर वह बोल सकता है? पहले वह एक मूर्ख कुत्ता था जो भौंक नहीं सकता था। अब वह ज्यादा से ज्यादा 2 बार भौंक सकता है। इसमें कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है। चेन जुन ने तिरस्कार भरी नजर से जियांग युयान को गले लगा लिया। एक गूंगा
कुत्ता भौंकने वाला कुत्ता बन गया है। दिलचस्प। सू चेंगयू, आओ और 2 बार भौंको ताकि मैं सुन सकूं। जियांग युयान ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। सू चेंगयू ने उस व्यभिचारी जोड़े को देखा जो एक दूसरे की ही तरह थे। एक उसकी पत्नी थी और दूसरा उसका अच्छा भाई जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता था। वह अपने दिल में गुस्से को उमड़ने से नहीं रोक सका। मैं पहले सचमुच अंधा था और तुम दोनों पर भरोसा करता था। लेकिन घमंड मत करो, मैं जल्द ही तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। सू चेंगयू ने अपने दांत पीस लिए। आह जून, इस घटिया इंसान ने हमें डांटने की हिम्मत की। कितनी घिनौनी बात है, जियांग युयान ने चेन जून से छेड़खानी करते हुए कहा। गुस्सा मत हो, मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। चेन जून ने जियांग युयान के मस्त नितंब पर थप्पड़ मारा और फिर उसने जू चेंगयू से कहा, लगता है मैं कल रात तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नर्म हो गया था। तुम मूर्ख कुत्ते, तुम अपना सबक नहीं सीखोगे। तुरंत घुटनों के बल बैठो और माफी मांगने के लिए झुको। सू चेंगयू ने चेन जून को उदासीनता से देखा और उदासीन रही। वह बेकार अपंग नहीं था जिसे कल रात केवल धमकाया जा सकता था। तुम दोनों को ही घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए। अब घुटने टेककर मुझे प्रणाम करो। जब मैं तुमसे बदला लूंगा तो शायद मैं ज्यादा सहनशील हो जाऊंगा। आह जून, ये क्या बकवास कर रहा है? क्या तुमने इसका दिमाग खराब कर दिया? जियांग युयान तिरस्कार से मुस्कुराया। चेन जून भी जोर से हंसा और डांटा, सू चेंगयू, क्या तुम पागल हो या सच में बेवकूफ हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, घुटनों के बल बैठ जाओ। सू चेंगयू बिल्कुल भी नहीं हिला। चेन जून गुस्से से भर गया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। चेन जून लंबा और हट्टा कट्टा था और अक्सर कसरत करने जाता था। सू चेंगयू, जो बहुत मजबूत और दुबला पतला दिखता था, चेन जून का एक भी वार झेलने में असमर्थ लग रहा था। आह जून, इस मूर्ख कुत्ते को सबक सिखाओ। इसे तब तक मारो जब तक इसके दांत जमीन पर न गिर जाएं। जियांग युयान ने बगल से खुशी से कहा। चेन जून ने सिर हिलाया, अपनी मुट्ठी उठाई और बेरहमी से उसे सू चेंगयू के चेहरे पर मारा। सू चेंगयू ने व्यंग्य किया। अब वह पहले ही दांव में प्रवेश कर चुका था और उसकी इंद्रियां सामान्य लोगों से कहीं अधिक थीं। चेन जून को अब भी लगता है कि वह पहले जैसा ही आदमी है। चेन जून को देखते हुए सू चेंगयू की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी।